नमस्कार, मैं मंगला नायक और आप देख रहे हैं कबीर की न्यूज़। खास पेशकश साथ से शुरुआत। आमने सामने में हमारे साथ एक युवा नेता पवन सिहाग पल्लू से मौजूद है, जो जिला परिषद सदस्य है। और बहुत बार ऐसे मीडिया में हेडलाइन पल्लू क्षेत्र की जब भी आती है कि फसल बीमा क्लेम को लेकर के लड़ाई लड़ना, अन्य संघर्ष करना, इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पवन जी से बहुत कुछ युवा नेताओं को सीखने को भी मिलेगी। मैं पवन जी से बात करूंगा। पवन जी, सबसे पहले हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मंगलाल जी, आपका भी बहुत बहुत आभार कि आप इतनी दूर पधारे हमारा इंटरव्यू लेने के लिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी। पवन जी, कई दफ़ा ऐसी बातें आ जाती है सामने कि हमें मजबूर होना पड़ता है कि भाई साहब से मिलते हैं। पल्लू क्षेत्र में आपको बता देता हूँ, मेरे ऑफिस से 75 किलोमीटर दूरी पे इस समय मैं मौजूद हूँ। और स्पेशल पवन जी के लिए मैं साक्षात्कार करने के लिए आए हूँ, लोगों को इनके विचार विमर्श लोगों के समक्ष रखने आए हूँ। सोशल मीडिया पे काफ़ी साइलेंट मोड पे रहते हैं, लेकिन आंदोलन बहुत बड़े बड़े किए हैं। पवन जी, सबसे पहले तो दर्शकों को जरा बताएं अपना परिचय के बारे में। आप लोग कहाँ से हैं? राजनीतिक परिवार आपका पुश्तैनी राजनीति है या फिर नए राजनीतिक चेहरे बने हैं? फिर इस बार जिस तरीके से जोन में आपने विपक्षी दल को हराया है, वास्तव में काबिले तारीफ आपकी परफॉर्मेंस रही। मंगलाल जी, मेरा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। मैं एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार का बेटा हूं। पहले बार मैंने चुनाव लड़ा है। मेरा नाम पवन सिहाग है, बरमसर मेरा गांव है। भारतीय जनता पार्टी से जिला परिषद का सदस्य हूं और वर्तमान में जिला परिषद का नेता प्रतिपक्ष भी हूं। और एक अजीब बात यह है कि मैं जिस जोन 6 नंबर जोन से जीत कर आया हूं, उसमें जब से ये पंचायती राज की व्यवस्था कायम हुई है तब से आज तक कभी कमल नहीं खिला। पहले बार मैंने भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने का काम किया है। जी, यानी कि जिस जोन से आप लोग जीते हैं, पहले आज तक कभी जीती नहीं है बीजेपी? नहीं, कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती उस जोन से। नहीं, तो राजनीति में दरअसल आप आए और बीजेपी का दामन थाम लिया, तो कहाँ से ये विचारधारा पैदा हुई? नहीं, मैं वैसे आरएसएस का स्वयंसेवक हूँ और मेरा परिवार है वो हमेशा ही गैर कांग्रेस विचारधारा का रहा है। चाहे जनता दल हो या फिर जनसंघ की बात हो, हमेशा ही गैर कांग्रेस जो भी दल रहे। इंडियन नेशनल लोकदल भी एक दल था जिसको हमने वोट करने का काम किया था। मेरा परिवार उनसे जुड़ा हुआ था। और जब से अभिषेक जी मटोरिया भारतीय जनता पार्टी में आए तो इस इलाके में बीजेपी का एक उभार हुआ। तो हाँ, हमारा परिवार भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गया और मैं प्राथमिक वर्ग शिक्षित हूँ और आरएसएस का स्वयंसेवक हूँ। जी। क्वालिफिकेशन क्या है पवन की, अगर मैं बात करूँ? मैं जूनियर इंजीनियरिंग कर रखी है मैंने और अभी एलएलबी कर रहा हूँ, सेकंड ईयर है। जी, पढ़ाई भी जारी है। हाँ, पढ़ाई भी जिंदगी का प्रथम चुनाव उसमें विजेता मिली आप। हाँ, कितने वोटों से जीते? बिल्कुल 1309 वोटों से जीते। पल्लू क्षेत्र की भौतिक विस्तार की अगर बात की जाए तो कितने ऐसे गांव है जो पल्लू को टच करते हैं? कितने गाँवों की आपने समस्या उठाई है? कुछ जमीनी स्तर का नॉलेज है आपको? बिल्कुल, पल्लू जो तहसील का मामला है तो पल्लू तहसील में बिल्कुल 43 गांव है टोटल। लेकिन पल्लू का जो जुड़ाव है ना वो लगभग आसपास के 50-60 गाँव से है। तो हमने ये प्रधानमंत्री फसल बीमा क्लेम को लगभग 50-60 गाँव में हम निमंत्रण देने जाते थे तो उन गाँव से हमारा सीधा एक जुड़ाव हो गया। वहाँ के लोगों से एकदम एक सीधा संपर्क हो गया, जैसे पारिवारिक लोग होते हैं। जब भी हमें आह्वान करते थे लोगों को बुलाने के लिए तो एक फ़ोन कॉल पर हजारों किसान ट्रैक्टर लेकर पल्लू तहसील के लिए आगे आ जाते थे। फसल बीमा क्लेम की जहाँ तक बात आती है, आपका लंबा संघर्ष चला, लोगों ने देखा, प्रिंट मीडिया में काफ़ी अच्छी सुर्खियाँ आई, तो उसके रिजल्ट के बारे में आप कुछ क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितने दिन तक आपने आंदोलन किया? किन किन नेताओं ने आपका साथ दिया? हम पिछले 2 वर्षों से ये प्रधानमंत्री फसल बीमा क्लेम के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो इसके दौरान हमने छोटे मोटे प्रदर्शन चलते रहे। तो चाहे हमारे यहाँ पंचायत समिति के प्रधान है आदरणीय धर्मपाल जी सिहाग है, पल्लू के पूर्व सरपंच है लेखराम जी भांबू और इंद्राज जी बेरड है, किसान मोर्चा के हमारे मंडल अध्यक्ष हैं तारासन जी थालोड़ है, ऐसे अनेक भीमसेन जी सिहाग, ऐसे अनेक लोग थे जिन्होंने मुझे साहस देने का काम किया कि जनता ने तुम्हें चुना है, तो अगर आप में ललक है कि आप चाहते हो कि मैं मेरे इलाके के लोगों को उनका हक दिलवा सकूं तो हम आपके साथ हैं। उन लोगों ने मेरा हौसला अफजाई किया और खुशी की बात यह है कि पल्लू के इतिहास में प्रधानमंत्री फसल बीमा क्लेम ही नहीं, पल्लू के इतिहास में ऐसा कोई आंदोलन नहीं हुआ जब जिसमें इतनी भीड़ आई हो, इतने लोग, इतने किसान ट्रैक्टर लेकर आए हो। हमारा अब बात रही परिणाम की, परिणाम आशा अनुरूप नहीं मिले। हालांकि ठीक ठाक कह सकते हैं, अभी कलेक्ट्रेट में आगे बैठक होनी है, हमें आश्वासन मिले हैं अगर उनके अनुरूप रिजेक्ट पॉलिसीज हमारा सबसे बड़ा इश्यू है, अगर वो रिजेक्ट पॉलिसीज अप्रूव हो जाती है तो हम मानेंगे कि हमारे आंदोलन के परिणाम थे वो सार्थक निकले हैं। अभी हमारे प्रयास जारी है, अगर वो अप्रूव नहीं की जाती है पॉलिसियाँ तो फिर से धरने पर बैठेंगे, फिर से संघर्ष करेंगे। नहीं, दरअसल मामला क्या था, पूरी मांग क्या थी? क्रॉप कटिंग को लेकर के बात थी या फिर कोई और विषय को लेकर के? नहीं, क्रॉप कटिंग की हमारी मुख्य मांग, जब हमने आंदोलन शुरू किया था 2 साल पहले, उस टाइम क्या हुआ था, बीमा कंपनी ने
वो स्टेलाइट के आधार पर हमारे इलाके में बीमा देने का काम किया था। तो हमारी मुख्य मांग तो यही थी कि क्रॉप कटिंग के आधार पर बीमा मिले, और हमारी सिर्फ वो हवाई मांग नहीं थी, क्योंकि जब वहाँ पर क्रॉप कटिंग हुई थी वो ऑनलाइन क्रॉप कटिंग हुई थी, और उसके अंदर राजस्व जो अधिकारी थे, कृषि पर्यवेक्षक पटवारी और बीमा कंपनी के अधिकारी भी वहाँ पर मौजूद थे। एक सिर्फ हवा बनाने के लिए हमारी कोई मांग नहीं रखी गई। तो हमने कहा कि भाई हमें जो हमारा हक बनता है क्रॉप कटिंग के आधार पर बीमा दो। अभी भी 2021 के करीब का बीमा है। धांधु और मोटेर 2 ऐसी ग्राम पंचायतें हैं, वहाँ पर क्रॉप कटिंग ऑनलाइन हुई है, सब कुछ एक जो लीगल प्रारूप होता है उसको फॉलो किया गया है, फिर भी वहाँ पर अभी तक 1 रुपया भी नहीं आया है। तो वो स्टेलाइट के आधार पर आया है 300 400 रुपये। तो उन 2 ग्राम पंचायतों को छोड़कर बाकी ग्राम पंचायतों में हमें बीमा कंपनी ने अपनी भूल को सुधार करते हुए क्रॉप कटिंग के आधार पर बीमा दिया है। इस बार कितना बीमा जारी हुआ है टोटल इस इलाके के? इस बार ये 85 करोड़ रुपए तो हुए हैं, ये करीब 2022 के। हाँ, इसका बीमा कंपनी बोल रही है कि हमने बाकी तो भुगतान कर दिया है, और बाकी ये जो मूंगफली और मोट की कुछ 4 ग्राम पंचायत है, धांधु, मोटेर, दनियासर और मालासर, उनका अभी बकाया है। हाँ, उनके लिए संघर्ष, बिल्कुल हमारा संघर्ष जारी है। अभी कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में अभी पीछे वो जयपुर से आरएम लेवल के अधिकारी आए थे बीमा कंपनी के, तो हमें उस बैठक में इनवाइट किया गया था। तो हमने वहाँ पर जाकर बात की, तो उन बीमा कंपनी के अधिकारियों के पास जो हमें चाहिए था, वो रीजन चाहिए था, ऑथेंटिक बात चाहिए थी कि ये हजारों की संख्या में पॉलिसियाँ क्यों रिजेक्ट की गई है, हमारा बीमा क्यों रोका गया है। 2019 से लेकर अब तक बहुत सी पॉलिसियाँ ऐसे रोका गया है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। वो तो कलेक्टर महोदय ने उन्हें बोला कि आप ये तमाम जो भी कागजात है वो लेकर आइए, आगामी बैठक में बात करते हैं। जी। इसमें कोई राजस्थान सरकार का भी कुछ हस्तक्षेप नजर आता है आपको इस बीमा पॉलिसी को लेकर, जहाँ तक क्रॉप कटिंग की बात आती है? बिल्कुल, कुछ डाटा सीक्रेट रखे जा रहे हैं, ऐसा नहीं? हाँ बिल्कुल, इसमें बहुत बड़ी धांधली हो रही है। मेरा मानना है ऐसा कि अगर राजस्थान सरकार एक ऐसी टास्क का गठन कर दे कि जैसे वो धांधु और मोटेर ग्राम पंचायत का हम एग्जाम्पल लेते हैं कि वहाँ पर क्रॉप कटिंग ऑनलाइन हुई है, सब कुछ हुई है, पटवारी है, ये कृषि पर्यवेक्षक है, ये कोई हमारे घर के अधिकारी तो है नहीं, सरकार के अधिकारी हैं। उनकी की हुई रिपोर्ट को जब बीमा कंपनी वो कर रही है, टारगेट कर रही है कि ये सही नहीं है, तो सरकार का भी दायित्व तो बनता है कि वो अपना पक्ष रखे और उन्हें मजबूर करे कि किसान का जो हक बनता है उसे दे। बिल्कुल कहीं ना कहीं सरकार की विफलता तो रही है, तभी हमें सड़कों पर उतरना पड़ा है। और दूसरी बात ये कि जो यहाँ का लोकल एमएलए है वो कभी बीमे के नाम पर बोलता तक नहीं है। क्या उनका दायित्व तो नहीं बनता है? हमारा ये इलाका है 43 गाँव का, 14 ग्राम पंचायतों, सारा ग्रामीण परिवेश है, सब किसान कौम से आने वाले लोग हैं। हमारा तो ये हमारे इलाके को, मैं आपको एक अजीब बात बताता हूँ, इस इलाके में 2014-15 से पहले बहुत ही अजीब हालात थे। अगर आप भी कभी आए हैं तो देखा होगा कि यहाँ पर लोगों का जीना दूभर था। लेकिन जब से ये प्रधानमंत्री फसल बीमा क्लेम को सही इम्प्लीमेंट किया है केंद्र सरकार ने, जब से मेरे इलाके की रंगत बदल गई है। हाँ, बिल्कुल बीमा आना शुरू हो गया। हाँ, हमारे इलाके की तो प्रमुख मांग ही यही है। एमएलए साहब ने क्यों नहीं मांग उठाई? दरअसल आप कांग्रेसी कार्यकर्ता से कभी मिले, इस विषय पर बात की है? आपसे पहले जो जिला परिषद सदस्य थे विपक्ष की, अगर मैं बात करूँ, वो भी एक युवा चेहरा है, उन्होंने बखूबी जिला परिषद मीटिंग में खूब आवाज़ें उठाई है। मैं उसी टाइम मौजूद रहता था जब वो बुलंदी के साथ आवाज़ बुलंद करते थे, लेकिन इस बार उनकी आवाज़ें थोड़ी साइलेंट मोड पे है। तो इसके पीछे क्या आप समझते हैं, क्या मायने समझते हैं? बिल्कुल, उन लोगों ने भी अपने समय में खूब मेहनत की है, किसानों के लिए काम किया है, आज भी अपने स्तर पर वो करते हैं, किसानों के लिए करते ही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो वो खामोशी है वो शंका जाहिर करती है भी कुछ न कुछ गलत, कुछ ना कुछ फिर भी वो रहा है। जी। हाँ, वो लोग बोल क्यों नहीं रहे आज, जो किसान के नाम पर बड़ी बड़ी बात करते थे, जो लोग किसान के नाम पर, जैसे मैं हूँ, अगर मैं आगे स्टैंड करूंगा पॉलिटिक्स में तो बिल्कुल कहीं ना कहीं किसानों का योगदान होगा। मेरी तरह भी वो भी एक साधारण परिवार का ही बेटा है, और वो किसानों ने उन्हें हाथों हाथ जो मांगा वो दिया, फिर भी वो लोग खामोश है, तो कहीं ना कहीं शंका तो होती है। क्या लगता है इस बार पब्लिक है कुछ साइलेंट मोड पर रहकर के इन लोगों को जवाब देने के लिए तैयार? बिल्कुल बिल्कुल, जनता तैयार है भाई साहब। जब भी ये किसान आंदोलन हुए हैं हमारे, जनता के बस जुबान पर यही बात है कि जो लोग हमारी बात किया करते थे अब साइलेंट मोड, हाँ, आज वो खामोश, सत्ता पक्ष में आकर के साइलेंट मोड, हाँ, वो सत्ता का सुख भोग रहे हैं। आपका जो 43 गाँवों का जो बेल्ट है वो बड़ा इफेक्टफुल है नूर विधानसभा क्षेत्र की। अगर मैं बात करूँ तो 6 महीने बाद विधानसभा के चुनाव है, तो ऐसे में क्या लगता है कि बीजेपी की जो सरकार है वो वापसी करेगी राजस्थान में, या फिर नूर की जहाँ तक बात आती है तो आपके इलाके का मूवमेंट्स क्या रहने वाला है?
बिल्कुल, मेरे इलाके का मूवमेंट हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहता है। पिछली बार जो विधानसभा चुनाव की जो पृष्ठभूमि थी वो अलग तरीके से लिखी गई थी, तो उसमें कुछ गड़बड़ हुई, जातीय समीकरण ऐसे बैठे जिनसे पोलराइजेशन हुआ, तो बीजेपी थोड़ी पिछड़ने का काम किया। बाकी अब जब 6 महीने बाद चुनाव आएंगे तो हमारा इलाका एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करेगा। जी जी। किन किन नेताओं को अपना आइडियल मानते हैं नौर विधानसभा के, अगर अलावा मैं राज्य सरकार की लेवल की बात करूं तो आप जरा दर्शकों को कुछ बताएंगे? आइडियल की बात ये भाई साहब कि मैं तो एक किसान कौम से संबंध रखने वाला शख्स हूँ। तो जैसे सतीश पूनिया जी है, उन्होंने एक जमीनी स्तर पर काम किया। भारतीय जनता पार्टी के 52,000 के कुछ लगभग बूथ है, उस व्यक्ति ने 3 साल के अंदर 49,000 बूथों पर भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया। तो हम तो संघर्ष करने वाली कौम से संबंध रखने वाले लोग हैं। संघर्ष करने वाला हर एक व्यक्ति हमारा नेता है, हमारा आइकन है। विधानसभा नौर की अगर बात की जाए तो क्या कहना चाहिए? विधानसभा नौर में चाहे आप काशीराम जी गोदारा को ले लो, चाहे रामकिशन जी भाकर को ले लो, अभिषेक जी भदौरिया को ले लो, इन तीनों लोगों की जो इनकी सादगी है वो इनका परिचय कराती है। ये लोग इलाके के हर सुख दुख में साथ रहने वाले लोग हैं। ये अपने कार्यकर्ता के लिए जी जान लड़ा देते हैं। तो ये बिल्कुल तीनों अच्छे लोग हैं और हम तीनों को ही अपना नेता मानकर उनके कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। जी जी। तीनों का स्टैंड साफ है कि भारतीय जनता पार्टी में रह करके ही वो लोग काम करेंगे। कल को अगर कुछ नया होता है तो पवन जी सिहा का क्या स्टैंड रहेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ में ही वो रह कर काम करेंगे? बिल्कुल, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, कमल का निशान मेरा नेता है। जी जी जी। जी बिल्कुल। क्या अंतिम संदेश देना चाहेंगे दर्शकों को, जरा जो लोग आपको सुन रहे हैं बीमे की लड़ाई को लेकर के, आगामी चुनावों को लेकर के? मैं दर्शकों को यही संदेश देना चाहता हूं कि हमने जो प्रधानमंत्री फसल बीमा क्लेम को लेकर जो लड़ाई लड़ी, उस वक्त का जो मूवमेंट था, हमारी भावनाएं थी, वो भावनाएं कहीं धूमिल ना हो जाए। इन भावनाओं को जो 6 महीने बाद जब आगामी विधानसभा के आम चुनाव आने वाले हैं, तो जिन लोगों ने हमारे साथ कुठाराघात किया है, तो प्रजातंत्र में कोई लड़ाई गोली बारूदों से नहीं जीती जाती है। कोई भी लड़ाई हो प्रजातंत्र में वोट के रूप में तो लड़ाई लड़ी जाती है और उसे जीती जाती है। तो जब वक्त आए तो हमें चूकना नहीं है, दुश्मन पर गहरी चोट करनी है वोट से। जी जी। हाँ, धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। पवन जी सिहाग मेरे साथ मौजूद, युवा नेता, भारतीय जनता पार्टी के उभरते हुए सितारे। इस इलाके के अंदर बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिसको लेकर के इन्होंने आवाज़ बुलंद करने की कोशिश की है, लेकिन दरअसल समस्या इस बात की रही, इन्होंने अपने व्यक्तित्व में कहा कि जो लोग किसानों की बात करते थे, जो लोग हितैषी माने जाते थे किसानों के, आज वो साइलेंट मोड पे कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष में दबाव आकर के, उनकी राजनीतिक पहुंच के कारण वो दबाव महसूस करते हुए आज खुल करके जनता के समक्ष अपनी बात को नहीं रख पा रहे हैं, जिसका खामियाजा आगामी चुनाव में उसे भुगतना पड़ेगा। हमने युवा चेहरे से बात की, हम आगे भी आमने सामने के विशेष प्रोग्राम में मिलते रहेंगे। आज पहला इंटरव्यू भाई साहब से किया, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करते रहे, शेयर करते रहे, कमेंट करते रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।